चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन है और आसान आसान क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम के ये सारे क्वेश्चन है और 1 घंटे के अंदर ये पूरा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, करेंगे एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके ऑर्बिट का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, ये रेडियस है इसका। ठीक है, फाइंड आउट दी या कैलकुलेट दी कूलाम फोर्स एफ बिटवीन दी टू। बिटवीन दी टू मतलब क्या, न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ जो निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच लगने वाले कूलाम फोर्स का एक्सप्रेशन इनमें से कौन होगा। और आप देख लीजिए लास्ट में आर कैप आर कैप आर कैप है, वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन आपको पता है 3 टाइप का हाइड्रोजन होता है, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। इसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन या प्रोटियम बोलते हैं, इसको हम हैवी हाइड्रोजन या ड्यूटीरियम बोलते हैं और इसको हम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन या ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, ट्राइटियम। ये जो आपका प्रोटियम होता है यानी 1H1, इसके न्यूक्लियस को प्रोटॉन बोलते हैं। ये जो ड्यूटीरियम है इसके न्यूक्लियस को ड्यूटेरॉन बोलते हैं और ये जो आपका ट्राइटियम है इसके न्यूक्लियस को ट्राइटॉन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी कभी हाइड्रोजन एटम बोला जाता है इसका मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन की बात होती है, 1H1 की बात होती है ना। तो यहाँ जो हाइड्रोजन एटम है वो एक्चुअली ये वाला हाइड्रोजन एटम है 1H1। इसका आप देखिए एटॉमिक नंबर Z1 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है क्योंकि ये न्यूट्रल है अभी। और नंबर ऑफ अगर हम न्यूट्रॉन इसकी बात करें न्यूट्रॉन की, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होगा, A-Z करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। मतलब हाइड्रोजन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और 0 न्यूट्रॉन, मतलब कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक कोई इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। हाइड्रोजन एटम का मतलब न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपको यहाँ इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बताना है। आपको पता है, मान लीजिए कि इस यहां से इसको मिलाने वाली जो लाइन है उसका वेक्टर आर हो जाए तो कूलाम फोर्स का फार्मूला आपको पता ही है। अगर ये Q1 है, ये आपका Q2 है और इससे इसको मिलाने वाली जो लाइन है उसका वेक्टर जो है वो वेक्टर आर है, जो यूनिट वेक्टर है वो आर कैप है। तो कूलाम फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर होगा Q अपान में आर स्क्वायर, स्केलर के फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। लेकिन अगर आप इसको वेक्टर में लिखेंगे तो यहां पर आपको डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा इस वाले फोर्स का, और आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये मान लीजिए ये हो गया इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर और इसके बाद आप यहां पर लिखेंगे यूनिट वेक्टर आर कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर आर कैप यहां पर लिखेंगे तो ये आपका फार्मूला बन गया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। उसके बाद में आर कैप, अगर आप देखिए यहाँ पर आर कैप को ऐसे ओपन कर दें, आर कैप का मतलब होता है वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो उस हिसाब से अगर आप इसको लिखें तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 और अपान में यहाँ पर हो जाएगा आर कैप की जगह पर वेक्टर आर अपान आर। तो यहाँ पर वेक्टर आर तो आएगा बट जो अपान में आ आएगा वो इसको r पावर 3 बना देगा, ये वेक्टर f हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखनी है कि अगर वेक्टर r के फॉर्म में होता तो अपान में r क्यूब जैसा आएगा, अगर ये r कैप के फॉर्म में है तो सीधा सीधा यहाँ पर r के स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन में मुझे लग रहा है कोई ऑप्शन इसमें एक गलत हो गया लिखने में। चेक करते हैं, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर f इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। Q1 Q2 की बात करें तो एक निगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक प्लस में E हो जाएगा एक माइनस में E हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में ये आर स्क्वायर और इसके बाद यहाँ पर आर कैप और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में k E स्क्वायर अपान आर स्क्वायर और यहाँ पर आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर f हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन देखना होगा कि ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं। माइनस में k और E स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर आर कैप, तो माइनस में k E स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर आर कैप, या तो यहाँ पर r का स्क्वायर रहे
या तो फिर यहाँ पर माइनस रहे, तब जाकर के आपका ये आंसर करेक्ट हो पाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं दिया हुआ था, वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है, और जो फोर्स लगेगा वो वेक्टर आर के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, वेक्टर आर के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर माइनस भी होगा ऑप्शन नंबर सी में, तब जाकर के ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहे हैं कि अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। m मास और q चार्ज वाले एक पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रेस्ट में रखा हुआ है, मतलब अभी ये रुका हुआ है। करें कि एंड देन रिलीज्ड, पहले रेस्ट में था, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, उसको फ्री छोड़ दिया गया भागने के लिए, तो रिलीज कर दिया गया। द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y इज। अगर बताइए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर m मास और q चार्ज वाले किसी पार्टिकल को ऐसे पहले रखा हुआ था, यानी एक तरह से रुका हुआ था, फिर उसके बाद छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया गया तो अब देखिए चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, तो इसके ऊपर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू फार्मूला होता है Q इंटू में E, इतना फोर्स लगेगा। और जब इतना फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल आगे चलने लगेगा। आगे जब ये चलने लगेगा तो अगर हम देखें यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर कितना वर्क डन किया, तो क्वेश्चन में कह रहे कि अगर चार्ज पार्टिकल Q डिस्टेंस आगे बढ़ जाए तो Q डिस्टेंस आगे बढ़ने पर इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये आपको बताना है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल जो यहां रेस्ट में था, अगर ये y डिस्टेंस अगर ये आगे चला जाए तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया इस फोर्स को लगा करके, F इक्वल टू W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू डी इंटू कॉस ऑफ थीटा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो F इंटू में D हो जाएगा। और F आपको पता है यहाँ पर कितना है, Q इंटू में E, और ये इंटू में D, मतलब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ था Y। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यानी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क डन किया गया, जो काम किया गया, वो हो गया Q इंटू में E इंटू में Y। और आपने पढ़ा हुआ वर्क एनर्जी थ्योरम W इज इक्वल टू डेल्टा के, मैकेनिक्स में आपने स्टार्टिंग में एकदम पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, कि वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हो जाएगा W इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिख लीजिए हाफ mv², और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी नहीं क्योंकि ये रेस्ट में थी पहले रखी हुई, तो यहाँ पर 0। और वर्क डन आपने यहाँ पर निकाल लिया Q इंटू E इंटू वाई, तो यहाँ पर अगर आप रखते हैं तो आपको मिलेगा 1/2 इंटू m इंटू v² इज इक्वल टू Q इंटू E इंटू वाई। यानी चार्ज पार्टिकल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो Q इंटू E इंटू वाई के इक्वल आएगी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसका वर्क एनर्जी थ्योरम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें कहना है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज लाइंग अलोंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री इज। अब अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ कुछ थीटा एंगल बनाते हुए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने रखा है, -q चार्ज है, यहाँ पर +q चार्ज है, और -q से +q की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन हो गया, और दोनों के बीच में ये एंगल थीटा बन रहा है। तो आपको पता है कि इसको θ1 वाली इस पोजीशन से θ2 वाली इस पोजीशन में रोटेट करने में जो वर्क डन होता है उसका फार्मूला होता है W इज इक्वल टू PE, और ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2, है ना, ये फार्मूला होता है।
अब यहां पर इस सवाल में क्या कर रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज लाइंग अलोंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में ऐसे अलाइंड है। तो यानी इनिशियल जो एंगल θ1 था वो यहां पर 0 हो जाएगा, और बाद में इसको जो रोटेट कर रहे हैं θ2 एंगल से वो आपका 90 डिग्री है। तो θ1 की वैल्यू 0 डिग्री और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री रखनी होगी। वर्क डन आपको मिल जाएगा। ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए इस तरह के सवाल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर PE हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 0 और माइनस में ये हो जाएगा cos 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा PE और cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PE। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में इस तरह के सवालों की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही है, और इसमें देखिए क्या है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज Q। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं कुछ डिस्टेंस पर, तो वो चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, यानी एक प्लस Q होगा दूसरा माइनस Q होगा। एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज P, एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज P, इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। मतलब Q चार्ज और P इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले डाइपोल मोमेंट को, सॉरी डाइपोल मोमेंट वाले डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है। और कैसे रखा हुआ है कि इट्स डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मतलब वही बात है कि अगर ये फील्ड का डायरेक्शन है, अगर ये फील्ड का डायरेक्शन है तो आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस तरीके से मतलब जो हम इनिशियली लेते थे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और आपका जो डाइपोल मोमेंट डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल वो ऐसे है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइंड है, ठीक है। ये वेक्टर E का डायरेक्शन है और यही यहाँ पर वेक्टर P का डायरेक्शन है, मतलब ये माइनस Q और ये यहाँ पर प्लस Q चार्ज है। करेंगे दी फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए में बोल रहे हैं 2QE और मिनिमम, मतलब ये पहली वाली वैल्यू फोर्स की है और दूसरी वाली वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो फोर्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है डेरिवेशन का, अगर आपने इसका थियरी का पॉइंट देखा था कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना। यानी अगर हम पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की बात करें तो ये प्लस में QE आएगा, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स की बात करें तो ये माइनस में Q इंटू E के इक्वल आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। और नेट फोर्स की अगर बात करें तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? दोनों का वेक्टर सम करेंगे F1 और F2 का, और दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हैं और सेम मैग्नीट्यूड वाले हैं QE, और ये माइनस में QE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 होता है, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि टॉर्क 0 नहीं होता है। टॉर्क लगता है लेकिन नेट फोर्स 0 होता है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने इस तरीके से जब रखा था तो दोनों के दोनों जो फोर्सेस थे, एक फोर्स ये था एक फोर्स ये था, इन दोनों के बीच में यहां पर इतना सेपरेशन आपको मिलता था। मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट थे तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ सेपरेशन था, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो होता है उनके बीच में कुछ डिस्टेंस था। इस वजह से यहां पर कुछ इस तरीके से एक टॉर्क काम करता है, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो यहां पर दोनों फोर्सेस इक्वल अपोजिट भी हैं और दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी सेम है, तो यहां पर फोर्स भी 0 होगा और टॉर्क भी 0 होगा। इस पर्टिकुलर केस में नेट फोर्स भी 0 होगा और टॉर्क भी 0 होगा, जबकि यहां पर नेट फोर्स तो 0 होगा बट टॉर्क 0 नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना है, कई बार यह सवाल में पूछा गया है कि नेट फोर्स और टॉर्क की वैल्यू की कैसी होगी। तो यहां पर नेट फोर्स आपका इक्वल और अपोजिट होने से 0 हो जाएगा, बट टॉर्क 0 नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क में क्या होता है, दोनों फोर्स में से एक फोर्स लेते हैं और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, और यहां कोई डिस्टेंस है नहीं इसलिए 0 हो गया, ठीक है। एक तो ये बात हो गई फोर्स वाली। बाकी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का
फार्मूला होता है माइनस में P डॉट E, या इसको आप लिख लीजिए माइनस में PE cos थीटा। और अगर ये P और E दोनों के बीच का, ये दोनों सेमी डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो जाएगा, तो माइनस में P इंटू E आ जाएगा। और माइनस में P इंटू E जो पोटेंशियल एनर्जी आई, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और इस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम होती है, इस पर्टिकुलर केस में इसको हम बोलते हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और एक और केस होता है जब U इज इक्वल टू माइनस PE cos 180 डिग्री, अगर इसको बिल्कुल उल्टा कर दें, पॉजिटिव चार्ज इधर और निगेटिव चार्ज इधर कर दें, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में 1 आएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो P इंटू E आएगा। और ये मैक्सिमम जब पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि नेट फोर्स हो जाएगा 0 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और नेट फोर्स 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटीज प्लस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस। मतलब दो वायर हैं, इनका लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस में लैम्डा और इनका लीनियर चार्ज डेंसिटी है माइनस में लैम्डा। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 2r। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। दोनों लाइन चार्जेस के बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। सिंपल सी बात है कि आप बताइए, अगर ये कह रहे हैं कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी निगेटिव है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q अपान में L। अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, निगेटिव चार्ज रहेगा तो ये निगेटिव आएगा। तो जिसका पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे वायर पर, और जिसका नेगेटिव है इसमें निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वायर पर। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका नाम A रख लीजिए, इसका नाम B रख लीजिए। तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लीजिए कितना है। जैसे इसकी वजह से अगर आप यहां पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और आपको पता है हमने बताया थियरी के लेक्चर में, आपने अगर देखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं पर भी निकालने का सिर्फ एक काम करना है, वहां पर एक पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी टाइप का टेस्ट चार्ज इमेजिन करना होता है। और अगर आप पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव से ही पता करिए, बार बार पॉजिटिव कभी कभी निगेटिव करके मत करिए। तो जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, वहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे और इसके ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब ये जो फोर्स लगा वो किसी निगेटिव चार्ज की वजह से लगा था, पॉजिटिव चार्ज की वजह से लगा था, उससे मतलब नहीं होता है। आपको सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लग रहा है, जिधर भी लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप देख लीजिए यहां पर देख लीजिए, जैसे यहां पर आपको पता करना है, जैसे इनकी वजह से पता करना है, तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन करिए और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिवली चार्ज वायर रिपेल करेगा इस तरफ, यानी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इस वाले वायर की वजह से इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड EA हो गया, इस वाले वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इस वाले वायर की वजह से यहां पर इसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकालें, तो ये निगेटिव चार्ज है, हमारे इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जब इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब कहने का कि इधर फोर्स लगेगा, ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा। पॉजिटिव वाले वायर की वजह से इधर फोर्स लग रहा था और निगेटिव वाले वायर की वजह से भी इधर फोर्स लग रहा था। निगेटिव वाला अट्रैक्ट करके इधर ले गया और पॉजिटिव वाला इस साइड था तो रिपेल करके उधर ले गया। दोनों ही केस में हमारे इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इधर ही फोर्स लग रहा है। EA और EB दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये तरीका होगा वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB। जब दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है तो मैग्नीट्यूड निकालते टाइम आप ये कर सकते हैं ना, E इक्वल टू EA प्लस में EB। भाई दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड उनके मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होता है। और अगर यहां से यहां की बात नहीं समझ में आती तो आप ये कर सकते हैं, वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकालते टाइम आप ये फार्मूला लिखते हैं, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा। और वेक्टर ई ए और वेक्टर ई बी दोनों पैरेलल हैं तो थीटा 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये पूरा ई ए प्लस ई बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा ई ए प्लस ई बी इज इक्वल टू ई। ठीक है, यानी इन दोनों वायर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसी का सम कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। और किसी भी स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये है फार्मूला। ठीक है, आर डिस्टेंस पर इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला होता है। तो अगर हम इस वाले की बात करें तो इसकी वजह से यहां पर अगर पता करना है तो कितना डिस्टेंस है, टोटल 2r है, तो ये कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो आप लिखेंगे E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ माइनस या प्लस नहीं लगाना है आपको, ठीक है ना, तो ये ई हो गया। और ई बी की बात करें तो इसकी वजह से अगर यहाँ पर पता करना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा चार्ज डेंसिटी और अपान में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से डिस्टेंस कितना, ये भी आर, तो एप्सिलॉन नॉट आर। पॉजिटिव और निगेटिव तो आपको ये बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें तो फिर ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आप यहाँ पर रख करके इसको ऐड कर लेंगे, दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किसी भी एक की इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 गुना ये लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा लैम्डा अपान पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा अपान पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, आप लोग थोड़ा स्लो कर रहे हैं, कि 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका डायग्राम मिसिंग है, क्वेश्चन का पार्ट था, डायग्राम हम बनाएंगे। 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज सोन इन फिगर। फिगर यहाँ पर था और वो ऐसे था, यहाँ पर आपका पॉइंट ए है और यहाँ पर आपका पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, और ये करें कि 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यहाँ पर ऐसे 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पर एक चार्ज Q1 रखा था और यहाँ पर एक चार्ज Q2 रखा था डायग्राम में। अ थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड, एक तीसरा चार्ज भी था जो कि यहाँ पर था, ऊपर डायग्राम बना हुआ था, यहाँ Q3। अ थर्ड चार्ज Q3, इसको भी कोई नाम दे दीजिए, पॉइंट को C ले लीजिए, ABC। Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो आपका तीसरा वाला चार्ज था, उस चार्ज को कह रहे हैं, तीसरे वाले चार्ज को, जो कि यहां से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर था, इसको इस 40 सेंटीमीटर वाले इसको सेंटर मान के और इसको पॉइंट लेकर के ऐसे आर्क करके ऐसे किया जाएगा, तो जहां पर ये जाएगा उस पॉइंट पर ये चार्ज को मूव किया गया। सिचुएशन समझिए, Q1 यहां पर है, ये Q1 चार्ज है, यहां पर आपका Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन 30 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर Q3 नाम का चार्ज रखा हुआ था पहले, फिर ये अपना इसको सेंटर मानते हुए और 40 सेंटीमीटर का ये रेडियस लेकर के आर्क बनाया, और उस आर्क वाले रास्ते से इसको, इस Q3 चार्ज को डिस्प्लेस करते करते यहां पर ला करके इसके सामने ऐसे गिरा दिया। आगे क्या बोल रहे हैं कि द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज Q3 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, वेयर K इज। ठीक है, ये वो K नहीं है जिसको आप 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, यहां पर लिखा है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q3 और यहाँ पर K भी। कह रहे हैं कि जब आप इस Q3 चार्ज को यहां से यहां ले जाते हैं, तो यहां पर जब था तब इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, और इसको यहां से यहां ले गए तब इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी अलग थी। दोनों के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो आएगा वो इतना आएगा। तो बताइए इस K का मतलब इसमें से क्या है। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब ये चार्ज आपका यहां पर था उस टाइम पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, फिर इसको जब आपने घुमा करके यहां से यहां तक पहुंचाया तब आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, और दोनों का डिफरेंस करना होगा, और उस डिफरेंस को इस वाले के बिल्कुल बराबर कर देंगे, तो कंपेयर करके आपको K की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ये सवाल है, और अब इसको आप सॉल्व करिए। देखिए, सबसे पहला काम ये कि जब ये आपका चार्ज Q3 इस पॉइंट C पर था, उस टाइम सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी,
फार्मूला आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितने भी चार्जेस है पेयर में उनका प्रोडक्ट अपान में उनके बीच का डिस्टेंस। तो जब आपका ये Q3 चार्ज यहाँ पर था तो कितना आपके पास पेयर बन रहा था, तो एक तो आपका Q1 और Q3 का बन रहा था, एक Q1 और Q2 का बन रहा था, और एक Q2 और Q3 का भी बन रहा था। तो कुल मिला के आप लिखेंगे क्या कि Q1 Q3 अपान 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 प्लस Q1 Q2 और अपान में इनके बीच का डिस्टेंस ये 0.3 प्लस Q3 और ये कौन सा, ये आपका Q2 और इनके बीच का ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। ये 30 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये आएगा पाइथागोरस के थ्योरम से 50 सेंटीमीटर, और ये जो 50 सेंटीमीटर आएगा उसको आप यहाँ पर मीटर में लिखेंगे, तो ये हो गया आपका Q2 Q3 और अपान में 50 मतलब कि 0.5। ये हो गया जब आपका ये चार्ज Q3 पॉइंट C पर था उस टाइम की पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आप इस चार्ज Q3 को उठा करके यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, अब आपके पास Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है और Q3 यहाँ है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से निकालिए, जब वो पॉइंट D पर चला गया तब ऐसे में क्या आएगा आंसर पोटेंशियल एनर्जी का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन कौन सा पेयर बन रहा है, Q1 Q2 Q1 Q2 और अपान में इनके बीच का डिस्टेंस वही रहेगा जो पहले था 0.3 प्लस Q1 Q2 हो गया, Q2 Q3 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताइए, यहाँ Q2 है और यहाँ Q3 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर का आर्क लेंथ आपने लिया था, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ जहाँ Q3 आप ले आए हैं ये पूरा 40 सेंटीमीटर है, बट Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो ये 40 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर मतलब ये गैप 10 सेंटीमीटर का होगा, तो यहाँ पर 0.1 आएगा, और प्लस Q1 Q2 Q2 Q3 और Q1 Q3, तो Q1 Q3 और अपान में इनके बीच का डिस्टेंस पूरा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, और डिफरेंस निकालना है तो UC और ये UD था, इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, तो आप लिख लीजिए UD माइनस में UC फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस के लिए, और इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, क्या क्या कैंसिल होगा ये देख लीजिए, Q1 Q2 अपान 0.3 ये पूरा कैंसिल होगा माइनस करने पर, और Q2 Q3 अपान 0.1 0.5 Q1 Q3 अपान 0.4 ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, और ये आपका हो गया Q2 Q3 अपान 0.1 और माइनस में यहाँ पर बचेगा Q2 Q3 और अपान में 0.5। ठीक है, आप इसमें से Q2 Q3 को बाहर निकालिए कॉमन करके, तो Q2 Q3 बाहर निकलेगा, यहाँ पर आपका 0.1 है, 10 से मल्टीप्लाई करिए 10/1 बनेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करिए 10/5 बनेगा, सॉल्व कर लीजिए 10 और इससे ये 2 हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, क्या मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 और इनटू में 8 इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और क्वेश्चन में कह रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी थी, तो यानी ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हमने निकाला वो पोटेंशियल एनर्जी की चेंज इसके इक्वल होगी Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में K के, और आप देखिए ये पूरा पोर्शन इससे कैंसिल हो गया, Q3 से ये Q3 कैंसिल हो गया, जहां इन्होंने K लिखा है वहां हमारे में क्या आ रहा है 8 इंटू में Q2, तो इसका मतलब K जो है वो 8 इंटू Q2 के बिल्कुल इक्वल था, जो K है वो 8 इंटू Q2 के इक्वल था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 8 इंटू Q2 जो है वो K की जगह पर लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, आसान सवाल है, इसमें कह रहे हैं कि एज पर दिस डायग्राम अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट अ ओरिजिन O, यहाँ ओरिजिन पर एक कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं, वर्क डन इन टेकिंग द अनदर पॉइंट चार्ज माइनस Q, ये देखिए प्लस Q चार्ज कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, और एक दूसरा माइनस Q चार्ज है, उसको पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव कराने में आपको वर्क डन बताना है। यहाँ से अगर यहाँ पर हम कोई माइनस Q चार्ज ले लें और इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करा के ले जाएं तो कितना वर्क डन होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन होगा,
तो आपने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू में इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर आप लिखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका वी बी माइनस में वी ए, पॉइंट ए से बी जा रहे हैं तो वी बी माइनस में वी ए, ये फार्मूला होता है वर्क डन का। जिस चार्ज को हम ले जाने की बात कर रहे हैं वो माइनस क्यू चार्ज है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस में क्यू चार्ज, और ये हो जाएगा वी बी माइनस में वी ए, ठीक है ना, वी बी माइनस में वी ए, यानी पॉइंट बी और पॉइंट ए का पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। और यहां पर पोटेंशियल आएगा किसकी वजह से, यहां पर पोटेंशियल आएगा इस वाले चार्ज की वजह से, इसकी वजह से यहां कुछ पोटेंशियल था, इसकी वजह से यहां पर कुछ पोटेंशियल था, और आप ऐसे दो पॉइंट के बीच में इस चार्ज को लेकर के मूव कर रहे थे, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल था पॉइंट ए और बी पर इस वाले चार्ज क्यू की वजह से, तो आप निकाल सकते हैं कि ये चार्ज आपका ओरिजिन पर है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 0,a, मतलब यहां से ये डिस्टेंस कितनी है a, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है a,0, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है a, और यही चार्ज की वजह से यहां भी पोटेंशियल निकालना है, यहां भी निकालना है, ये भी a डिस्टेंस है, ये भी a डिस्टेंस है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि पॉइंट ए पर निकालिए पोटेंशियल चाहे पॉइंट बी पर, आपका आंसर आएगा 1/4πε0 प्लस में चार्ज क्यू, और डिस्टेंस दोनों ही केस में ए था, मतलब सेम पोटेंशियल आएगा पॉइंट ए और बी का। और अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो कितना भी चार्ज आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करिए, टोटल जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा 0, क्योंकि ये दोनों सेम है तो डिफरेंस हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। और आपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस में ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई भी वर्क डन नहीं होता, क्यों, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 0, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल सा आएगा दैट इज 0, जबकि ऑप्शन आप देखिए कितने बढ़िया से इन्होंने डिजाइन किया हुआ है कि आपको लगे कि इसमें से कुछ ना कुछ हो सकता है और आप सॉल्व करने लगे। सिंपल सा सवाल था ये। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग अ चार्ज स्मॉल q एंड एरिया कैपिटल A इज। अब पता नहीं आप लोगों ने थियरी के लेक्चर को देखा कि नहीं देखा, अगर देखा होता तो आपको ये पता चल जाता कि दो पैरेलल प्लेट्स जो होती हैं, इन दोनों पैरेलल प्लेट की अगर हम बात करें तो अगर इसके पास प्लस क्यू चार्ज है और इसके पास माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट के ऊपर फोर्स लगता है, इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट के ऊपर भी फोर्स लगता है। कितना लगता है, तो F इक्वल टू आपको पता है Q इंटू में E होता है, तो कोई भी एक प्लेट की बात कर लीजिए, इसी की बात कर लीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह पर आप क्या लिखेंगे Q अपान में A, तो कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा Q इंटू में सिग्मा की जगह पर आप लिखेंगे Q अपान में A, सॉरी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो दोनों के प्लेट की वजह से है ना, ये इस वाले प्लेट और इस वाले प्लेट दोनों की वजह से है। जैसे इसके ऊपर फोर्स लगने की बात करें तो पहले हमें इस वाले चार्ज की वजह से, इस वाले प्लेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, और इस वाले प्लेट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपको पता है कितना होता है सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इस वाले प्लेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये वाला प्लेट आपका रखा हुआ है, तो कितना फोर्स लगेगा Q इंटू में E के इक्वल, और E का मतलब है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा की जगह पर Q अपान में A, और साथ में और क्या रहेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर A। और ये एज अ फार्मूला हमने आपको बताया, कितनी बार भी बताया है कि इसको आप याद कर लेंगे Q स्क्वायर अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये है पैरेलल प्लेट का एक दूसरे के ऊपर लगने वाला फोर्स, यानी ये वाला प्लेट इस वाले प्लेट की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ इतना लग रहा है, इस वाले प्लेट की वजह से इस वाले के ऊपर इधर की तरफ इतना फोर्स लग रहा है, यानी अट्रैक्शन का जो फोर्स है उसका ये एक्सप्रेशन है Q स्क्वायर अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। तो यही पूछ रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C
हैविंग अ चार्ज Q, स्मॉल q की जगह पर कैपिटल Q लिख लीजिए, एंड एरिया A इज, जो फोर्स लग रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कह रहे हैं प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस तो आया नहीं इसमें, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस आया नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस नहीं आया, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस आया ही नहीं तो कैसे बोल दे, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और उसके लिए आपको ये डायरेक्ट फार्मूला याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये फार्मूला आपको याद करना हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहे हैं कि अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी सी, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डी, ठीक है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, प्लेटों के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो एंड कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, फोर्स का फार्मूला पूछ रहे हैं। अभी अभी जस्ट देखा आपने कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच लगने वाला फोर्स। बट ये जो आपका फार्मूला है इसको आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म में लिखना है, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म में लिखना है, चार्ज को यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा, और चार्ज का फार्मूला है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज Q इज इक्वल टू सी इंटू में वी, Q इज इक्वल टू होता है सी इंटू में वी, तो यहाँ सी इंटू वी रख लीजिए, आपका सी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर अप हो जाएगा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, ठीक है, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट किसी ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमें एप्सिलॉन नॉट को भी किसी तरीके से हटाना पड़ेगा, और एप्सिलॉन नॉट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें एप्सिलॉन नॉट को हटाना है डी को भी रखना है, लेकिन यहाँ पर आपका ए भी नहीं चाहिए ऑप्शन में, सिर्फ डी चाहिए। एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक काम हम लोग कर सकते हैं कि वी को हटा के सी को रखना है, वी को रखना है और डी को रखना है, हमें निकालना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी प्लेट्स। तो फोर्स को अगर हमें किसी भी तरीके से एप्सिलॉन नॉट और ए को हटा करके इस तरीके से चेंज करना है कि सी आ जाए और वी आ जाए, तो देखिए ये फार्मूला होता है E इज इक्वल टू वी बाई डी, ई इक्वल टू होता है वी बाई डी, तो अगर हम यहाँ से वी को हटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लाना है हमें, F इक्वल टू ये फार्मूला हो गया आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू एक प्लेट का चार्ज और इनटू में किसी दूसरे वाले प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया हुआ था, वो आपका आया था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आपको यहाँ से Q की जगह पर अगर हम C इंटू वी लिख दें, Q की जगह पर C इंटू वी लिख दें, और सिग्मा की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा की जगह पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू वी बाई डी, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है उस इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, Q इंटू में V अपान में 2 इंटू में D, और Q की जगह पर लिखेंगे C इंटू में V और ये इंटू में V और अपान में 2 इंटू D, ये हो जाएगा C इंटू वी स्क्वायर और अपान में 2D, C इंटू वी स्क्वायर अपान में 2D, अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिए कैसे करना पड़ेगा, ठीक है सब कुछ ठीक ही है, बस आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आपने फार्मूला लिखा था E इक्वल टू वी बाई डी, याद है आपको फार्मूला E इक्वल टू वी बाई डी, इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन दोनों प्लेटों की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये वो है। अगर आप इसको ओपन करें तो ये एक्चुअली सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है, और हमने इस डेरिवेशन में ये जो लिखा हुआ है ये किसी भी एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इन दोनों प्लेटों की वजह से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यानी हम सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट को वी बाई डी बोलते हैं, तो हमें यहाँ पर जो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है वहां पर हम खाली वी बाई डी रख लें तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट की जगह पर वी बाई डी लिखना था, अपान में 2 ऑलरेडी था, और ये v इंटू वी मल्टीप्लाई करेंगे तो v का स्क्वायर बन जाएगा, तो c इंटू वी स्क्वायर और अपान में 2d आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू f। मतलब आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू C1 इक्वल टू C, C2 इक्वल टू 2C, C3 इक्वल टू 3C, C4 इक्वल टू 4C
are connected to a battery as shown in this figure, the ratio of the charges on C2 and C4 is, मतलब C2 और C4 ये वाला जो कैपेसिटर है और ये वाला जो कैपेसिटर है, इन दोनों के पास जो चार्जेज हैं उन चार्जेज का रेशियो आपको बताना है। इसके पास जो चार्ज है और इसके पास जो चार्ज है उनका रेशियो आपको बताना है। और आप देखिए ये कनेक्शन कैसा है कि V बैटरी ये जाकर के इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों से इस तरीके से जुड़ गया और फिर यहां से ये आगे C3, C2, C1 ये तीनों आपस में अगर आप देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है तीनों का। अगर इन तीनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर आप इनका इक्विवेलेंट निकाल लें, इनका अगर आप इक्विवेलेंट निकाल लें और इसको बोलते हैं C इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर आपको ये C4 मिल जाएगा और यहाँ नीचे आपको ये बैटरी, ये वाली बैटरी मिल जाएगी, ये बैटरी होगी। ठीक है, ये C4 हो गया और ये हो गया C इक्विवेलेंट। आप कहेंगे C इक्विवेलेंट क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो C2 और C4 के चार्जेस का रेशियो लेना है। तो आप देखिए जरा कि ये जो बैटरी आपका है वो C4 के साथ इस तरीके से कनेक्ट है पैरेलल में, और इस C4 के साथ आपका C इक्विवेलेंट भी पैरेलल में है। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि, और आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, चार्ज, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ये दोनों आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V। और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो आप इसके पास टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट के पास कितना टोटल चार्ज है अगर हम निकालें Q इक्विवेलेंट बोल के, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, जितना इन दो पॉइंट के बीच का, दैट इज V, यहाँ पर V हो जाएगा। इसके पास कितना चार्ज होगा, इसको अगर हम Q4 बोले, ये हो जाएगा आपका C4 और इंटू में वही पोटेंशियल डिफरेंस V, और C4 का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ कितना, 4C, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू C और ये हो जाएगा V इज इक्वल टू Q4। ये तो ठीक है कि इस वाले के ऊपर चार्ज आपने निकाल लिया प्रॉपर, बट आपको इसके ऊपर नहीं निकालना था, आपको निकालना था C2 के ऊपर। और आप ये वाली बात देखें, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में थे, तो जितना चार्ज इनके पास होगा, इनके पास होगा और इनके पास होगा, सेम ही होगा, और इनके इक्विवेलेंट के पास भी उतना ही चार्ज होगा। मतलब अगर हम इन तीनों को हटा के इन तीनों की जगह पर कोई भी एक कैपेसिटर जो इनके इक्विवेलेंट हो उसको लगा दें, वो कैपेसिटर के पास भी उतना ही चार्ज होगा जितना कि इनके पास या इनके पास या फिर इनके पास था। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये प्रॉपर्टी होता है। तो अगर आपको इसके पास या इसके पास या इसके पास चार्ज निकालना है, तो आप इनके इक्विवेलेंट के ऊपर चार्ज निकालिए, तो आपको मिल जाएगा कितना, C इक्विवेलेंट इंटू में V, लेकिन आपको C इक्विवेलेंट यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको याद है LCR से फार्मूला आप याद करते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और पड़ोसी के साथ आपकी दुश्मनी होती है। पड़ोसी हमेशा दुश्मन होता है और दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये हमने आपको बताया था। यानी L और R का नेचर एक जैसा होता है, जबकि C का नेचर इन दोनों के अपोजिट होता है। मतलब जैसे रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 टाइप का बनेगा, तो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 टाइप का बनेगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यहां पर था, तो हमें लिखना पड़ेगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3, और सबकी वैल्यू हमें पता है, तो सॉल्व कर लीजिए। 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/3C, एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6C, तो हो जाएगा 6 प्लस में 3 प्लस में 2, कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11, यानी और उल्टा कर दीजिए तो C इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा 6C/11, यानी यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 6C/11 और साथ में ये V, यही Q इक्विवेलेंट है, यही Q2 है, यही Q3 है और यही Q1 है। ठीक है, तो आपको Q2 के ऊपर चार्ज निकालना था और Q4 के ऊपर चार्ज निकालना था, इन दोनों का रेशियो। तो देख लीजिए, C2 पहले है, C4 बाद में है, तो आप लिखेंगे कितना, 6C/11 डिवाइडेड बाई Q2/Q4 इक्वल टू 6C/11 डिवाइडेड बाई 4C। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/11 इंटू 4 यानी कि 3 और ये हुआ 2, यानी 3/22।
ये आ जाएगा रेशियो 3/22, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें इस सवाल में क्या करना है कि दो चार्जेज हैं, 6 माइक्रोकुलाम का ये चार्ज हुआ और -4 माइक्रोकुलाम का ये चार्ज हुआ, दोनों 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू इट्स राइट, इस पॉइंट ए से कितनी दूर आप जाएंगे राइट साइड में, जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाए, 0। इस चार्ज ए से राइट साइड में कितनी दूर जाएंगे कि टोटल पोटेंशियल 0 आ जाए इन दोनों चार्जेस की वजह से। ठीक है, आपको पता है, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव की वजह से निगेटिव पोटेंशियल, दोनों जुड़ गए, अगर बिल्कुल इक्वल वैल्यू रही तो 0 हो जाएगा। इधर भी जाएंगे, पॉजिटिव वाले की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव वाले की वजह से निगेटिव पोटेंशियल, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई तो जुड़ गए तो टोटल 0 आ जाएगा। तीसरा, अगर आप ऐसे ऐसे चले जाइए इनफाइनाइट पर, तो आपको पता है किसी भी चार्ज की वजह से इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है, और इसकी वजह से भी इन्फिनिटी पर 0 होता है, तब भी 0 हो जाएगा। मतलब एक तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 होता ही होता है, तो इन दोनों को आप काट दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में अगर एक लास्ट में इन्फिनिटी भी इन्होंने जोड़ा हुआ है, ये बात सच होगी जरूर। ठीक है, बाकी दूसरा आपको ये पता करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, इनके बीच में भी हो सकता है और इनके बाहर भी हो सकता है, बस इसके राइट साइड में जाना है हमें। तो बीच वाले पॉइंट की अगर बात करें कि मान लीजिए यहां पर पोटेंशियल 0 है, और ये पॉइंट इस ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, x सेंटीमीटर, तो यहां से ये पॉइंट हो जाएगा 15 - x सेंटीमीटर, और दोनों की वजह से पोटेंशियल यहां पर जोड़ने पर 0 आएगा। इसका मतलब 0 आने का कारण क्या है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बिल्कुल सेम आएगा, या तो ऐसे कह लीजिए कि V इज इक्वल टू आप लिखिएगा V1 प्लस में V2, टोटल पोटेंशियल 0, और V1 मतलब इसकी वजह से पोटेंशियल 1/4πε0 Q1/R1, और प्लस V2 का मतलब इसकी वजह से पोटेंशियल 1/4πε0, और ये चार्ज माइनस में है तो माइनस में Q2/R2, माइनस वाला इस साइड जाके प्लस बन जाएगा, फिर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपको यही मिलेगा Q1R1 इज इक्वल टू Q2R2 पहले वाले केस में। ठीक है, और Q1 कितना है, ये है आपका 6 × 10⁻⁻6, और अपान में यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, x इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻6, और अपान में ये जो डिस्टेंस है वो आपका यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 15 माइनस में x, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 90 माइनस में 6x इज इक्वल टू 4x, 10x इक्वल टू 90, तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, यानी ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। तो पहला पॉइंट आपका 9 दिखना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, पहला ही पॉइंट आपका 9 सेंटीमीटर पर आएगा। ठीक है, दूसरा वाला भी आप सॉल्व कर लीजिए, 45 भी कंफर्म कर लीजिए कि मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर है P, तो इस A से, मान लीजिए A से ये डिस्टेंस कितना हो गया x, क्योंकि हमें A से ही बताना है, और B से कितना हो जाएगा, अगर ये 15 था, ये पूरा x था, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका x माइनस में 15 पॉइंट B से। फिर से वही Q1R1 अपान Q2R2 बनाना पड़ेगा, Q1R1 इक्वल टू Q2R2, तो 6 × 10⁻⁻6 ये पहला चार्ज हुआ, और डिस्टेंस कितना हो गया x, दूसरा कितना है चार्ज 4 × 10⁻⁻6, और अपान में डिस्टेंस कितना है, ये है आपका x माइनस में 15, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6x माइनस में 90 इज इक्वल टू 4x, तो 2x इज इक्वल टू 90, इसका मतलब x इक्वल टू 45, तो 45 सेंटीमीटर पर, 9 सेंटीमीटर पर और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहे हैं कि इन मोलिकल्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एन आयल ड्रॉप कैरिंग अ चार्ज स्मॉल q is held stationary by a potential difference 2400 वोल्ट। मतलब कोई एक चार्ज है यहाँ पर, ये कोई चार्ज Q है, और इसको किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रखा हुआ है जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 2400 वोल्ट। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये यहाँ रुका हुआ है, मतलब उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg वो तो नीचे ही लगेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर की तरफ इसके पास इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए, ये बैलेंसर रुका हुआ है। टू कीप अ ड्रॉप ऑफ हाफ द रेडियस, और मान लीजिए इस वाले ऑयल ड्रॉप का रेडियस r है, तो करें कि बिल्कुल ऐसा ही हो, लेकिन रेडियस उसका क्या हो, r/2 के इक्वल हो, तो इसको बैलेंस करने के लिए
इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 600 वोल्ट करना पड़ता है, तो बताइए ये वाला जो चार्ज है उसके रिस्पेक्ट में ये वाले का चार्ज कितना होगा, क्यू डैश आपको बताना है। यहां पर प्लेटों के बीच का पोटेंशियल कितना है, यहां पर जो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल है वो है 2400 वोल्ट, 2400 वोल्ट, और यहां पर जो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल है वो है 600 वोल्ट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर ये बैलेंस है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो क्यू ई इक्वल टू एम जी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चार्ज की बात करें तो वहां पर चार्ज क्यू था और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं है, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वी बाई डी टाइप से कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, वी बाई डी टाइप से इज इक्वल टू ये जो मास है, इस मास को आप लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी के हिसाब से अगर लिखा जाए तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान में वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम और डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर जी हो जाएगा। तो देखिए Q इंटू वी बाई डी, और यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है स्फीरिकल ड्रॉप का वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा रो इंटू में जी। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसको आप इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा Q इज इक्वल टू क्या, ये V अपान में जाएगा, D मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 4 पाई रो जी डी। इतना तो आपने एक साथ कर लिया, कौन कौन बचा, ये अपान में 3, यहाँ पर बचेगा R/3, R⁻3, और यहाँ अपान में बचेगा V, और ये पूरा पार्ट है कांस्टेंट, ये पूरा पार्ट है कांस्टेंट, मतलब प्लेटों के बीच का सेपरेशन वही है हर बार, डेंसिटी लिक्विड का वही है, जी की वैल्यू वही है, तो ये पूरा कांस्टेंट है। यानी आप कह सकते हैं कि चार्ज प्रोपोर्शनल टू R⁻3 अपान में V, ये फार्मूला बन जाएगा। और दो अलग अलग केस में आप इसका रेशियो ले लेंगे तो मिल जाएगा Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू R1 अपान R2 होल पावर 3, और ये रिवर्स होके इसको अगर आप वोल्टेज में अगर डिवाइड करेंगे तो उल्टा रिलेशन आएगा, तो यहाँ पर V2 अपान में क्या आ जाएगा, V1। ठीक है, तो अगर आपको Q2 निकालना है तो आप बाकी सारी वैल्यूज को रख लीजिए, जैसे जैसे क्या क्या रखेंगे, Q1 कितना है, Q1 तो Q है आपका, तो Q अपान Q2 इज इक्वल टू R1 कितना है, R है, पहले रेडियस R था, बाद में उसका आधा हुआ R/2, यहाँ R/2 रखिए, इसका होल पावर 3 करिए। V2 की बात करें कितना है, 600 है, ये 600 वोल्ट है, V1 आपका 2400 वोल्ट है, बस सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 4 आ जाएगा, ये R से R कैंसिल होगा, 2 ऊपर जाएगा, पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 8 अपान 4 करेंगे 2 आएगा, तो Q अपान Q2 इज इक्वल टू 2, तो Q2 इक्वल टू निकालेंगे तो Q अपान 2 आ जाएगा, Q2 इक्वल टू आएगा Q अपान 2, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं, ये जो लाइन ऑफ फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही बोलते हैं, और आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस और लाइन ऑफ फोर्स के बीच का एंगल बताना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बिल्कुल इससे परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स और ये आपका सरफेस हो गया, इनके बीच का ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टीज को आप याद कर लीजिए अच्छे से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है, अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m हैविंग अ चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रीजन वेयर अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट। मतलब जहां पर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर E है, वहां पर किसी चार्ज को ऐसे छोड़ा गया। आगे कह रहे हैं कि देन दी ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय दी बॉल, ठीक है। अच्छा, ये तो बोल नहीं रहे हैं इसमें कि ये वर्टिकली चार्ज को यहां पर छोड़ा गया है, इस चार्ज को वर्टिकली छोड़ा गया, ये बोल तो नहीं रहे हैं, बट रिलीज्ड का मतलब यही होता है, रिलीज्ड का मतलब यही होता है कि चार्ज को यहां पर ऐसे छोड़ दिया गया। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर चार्ज को ऐसे छोड़ दिया गया। अब जरा देखिए, अगर इस चार्ज को आप यहां पर ऐसे छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE इधर की तरफ, और इसके
मास पर जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्यू एम इंटू जी लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। यानी एक्स डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स और वाई डायरेक्शन में लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इन दोनों के प्रभाव में आपका चार्ज पार्टिकल फाइनली किसी इनकी रिजल्टेंट पाथ पर जाएगा। वो पाथ जो होगा उसकी ट्रेजेक्ट्री हमें बतानी है, ठीक है। चलिए, तो एक्स डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें स्मॉल एक्स और वाई में रिलेशन बताना होगा, उसी से पता चलेगा कि ट्रेजेक्ट्री कैसी बनेगी, कैसा पाथ बनेगा। सर्किल का इक्वेशन होगा तो सर्कुलर हो जाएगा, इलिप्स का होगा तो इलिप्टिकल हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो एक्स इक्वल टू ये फार्मूला क्या होता है, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आपने कुछ दिया नहीं था तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आपने रिलीज किया, ऐसे छोड़ दिया है बस। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये जीरो प्लस 1/2, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और ये टी का स्क्वायर। बताइए अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स आपको पता है तो एक्सेलरेशन नहीं निकाल लेंगे, है ना। अगर आपको एक्स डायरेक्शन में फोर्स दिया हुआ है एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, और न्यूटन के अकॉर्डिंग एफ इक्वल टू एम इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई और अपान में एम। ये आपने एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकाल दिया, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा क्यू ई अपान में एम और इंटू में टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये हुआ एक्स डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। अब वाई डायरेक्शन की बात कर लें, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन के लिए, ये वाला जो मोशन हो रहा है इसके लिए, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा यू वाई टी प्लस 1/2। वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री मोशन हो रहा है तो y इक्वल टू ये a इक्वल टू जी हो जाएगा, g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ ये जाएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में भी ऐसे इसको छोड़ा गया था तो u की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 1/2 इंटू में g इंटू में टी स्क्वायर। अब आपको इसी इक्वेशन 1 और 2 के बीच में रिलेशन बनाना है, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन बनाना। तो या तो आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाए, या तो आप टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके वहां पर रख लीजिए। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एक्स और अब इंटू में एम और अपान में क्यू इंटू ई, ये वाली वैल्यू यहाँ रख लीजिए। y इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू एक्स इंटू एम और अपान में हो जाएगा क्यू इंटू में ई, ठीक है। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, आपको मिलेगा y इज इक्वल टू एम इंटू जी अपान क्यू इंटू ई, और उसके साथ साथ यहाँ पर x भी है। और आप देख लीजिए m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, q कांस्टेंट, e कांस्टेंट, तो यहाँ से पता चल रहा है y प्रोपोर्शनल टू x, या y इज इक्वल टू आप उस कांस्टेंट को m मान लीजिए तो m इंटू एक्स, और y इक्वल टू एम एक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल होगा इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के प्रभाव में ऐसे स्ट्रेट पाथ पर आगे चलेगा, ठीक है। इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि लीनियर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। बढ़िया सवाल है, इसको आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 15, अ सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस विल बी। ये सवाल बहुत ज्यादा फेमस है और मैंने सारी बैच में जब भी ये टॉपिक रहा है मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ है, और पता नहीं मुझे मेरी अंतरात्मा से आवाज आ रही कि कम से कम लैब असिस्टेंट के एग्जाम में ये सवाल आना चाहिए कि जब किसी सोप बबल को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसके रेडियस पर क्या या उसके साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सोप बबल को आप चाहे पॉजिटिव चार्ज दीजिए चाहे निगेटिव चार्ज दीजिए, जो भी आप चार्ज देंगे वो इसके सरफेस पर रहेगा और फिर आपस में रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन की वजह से इसका साइज क्या होगा, बड़ा ही होने वाला, इसका रेडियस बढ़ने ही वाला है। चाहे आप इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तब भी, निगेटिव चार्ज देंगे तब भी। तो ये सवाल बहुत फेमस है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कई सारे लोग ये याद करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के केस में साइज बढ़ा था, तो जब एग्जाम में ये उल्टा करके नेगेटिव करके पूछेगा तो इसका उल्टा आंसर आएगा घटेगा। ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि पॉजिटिव दीजिए या निगेटिव दीजिए, दोनों ही केस में अगर रिपल्सन होगा इनके सरफेसेस के बीच में तो इसका साइज बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 2 point charges minus q and plus q/2 are situated at the origin and at a point a00। मतलब ओरिजिन पर कितना चार्ज है, ये वाला है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर ओरिजिन मतलब 000 माइनस क्यू, और ये q/2 चार्ज कहाँ है, ये है आपका a00, मतलब x एक्सिस पर a जाना है, y और z पर जाना ही नहीं है,
मतलब एक्स एक्सिस के पॉइंट ए पर, तो यहां से ए डिस्टेंस जाइए, यहां पर है आपका q/2 चार्ज प्लस में। द पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिसेस, या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। अब इस सवाल में देखिए आपको ये बताना है कि एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर उस पॉइंट का डिस्टेंस आपको बताना है जहां पर इन दोनों की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। जरा सोचिए कि एक्स एक्सिस पर जो हम पॉइंट एज्यूम करेंगे वो पॉइंट क्या इन दोनों के बीच में भी हो सकता है जैसा पोटेंशियल में हुआ था, और बाहर भी हो सकता है जैसे पोटेंशियल में हुआ था। पोटेंशियल जहां जीरो होगा, दो अलग अलग पॉइंट आपने निकाले थे। इस वाले पॉइंट पर अगर आप सोचें कि यहां पर इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है क्या? भाई जीरो होने का एक ही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इन दोनों चार्जेस की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल लेकिन डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट होगा तो रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा, है ना। दो वेक्टर जब इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं तो जीरो आता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए जरूरी है कि इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आए और डायरेक्शन अपोजिट आए। तो आप देखिए, अगर डायरेक्शन का मैटर चेक करिए, डायरेक्शन का मैटर चेक करने पर क्या पता चल रहा है कि यहां कोई टेस्ट चार्ज आप रख लेंगे और ये टेस्ट चार्ज पर इस निगेटिव चार्ज की वजह से इधर की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इसी टेस्ट चार्ज पर इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ रिपेल करेगा। इसने इसको अट्रैक्ट किया था और इसने इसको रिपेल किया है, और दोनों ही केस में हमारे पॉजिटिव चार्ज पर इधर ही फोर्स लग रहा है, यानी दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आएगा, और सेम डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ करके रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सिर्फ जुड़ेगा, अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जुड़ेगा, अपोजिट हुआ तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड माइनस हो जाएगा। यहाँ सेम डायरेक्शन हो गया तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जोड़ेंगे तो ये जीरो कभी हो ही नहीं सकता, ये वाला पॉइंट आप एज्यूम नहीं करेंगे। यहाँ पर बाहर वाले पॉइंट पर, यहाँ वाले पॉइंट पर या इस साइड पर पॉसिबल होगा, क्योंकि इस वाले की वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव जब इसको इधर रिपेल करेगा तो ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ वाले टेस्ट चार्ज पर इसने इधर फोर्स लगाया और इसने उधर फोर्स लगाया, दोनों ने अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग डायरेक्शन में आएगा, यानी अपोजिट आएगा। और अगर वैल्यू सेम हो जाए तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो जोड़ने पर जीरो हो जाएगा। तो यानी पॉसिबिलिटी सिर्फ कहां पर है, पॉसिबिलिटी सिर्फ यहां पर है बाहर वाले पॉइंट पर। तो हम मान लेते हैं यही वो पॉइंट पी है जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, यानी इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपस में बराबर होगी, और डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको आप मान लीजिए यहां से ये एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट a00 था और ये ओरिजिन पर था। तो अगर ये यहाँ से यहाँ पर a है और ये यहाँ से यहाँ तक x है तो इनके बीच का डिस्टेंस x माइनस a हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर कर लीजिए तो 1/4πε0, ये चार्ज कितना q और अपान में डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरा वाला 1/4πε0 और दूसरा वाला चार्ज कितना q/2 और अपान में डिस्टेंस कितना x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहां से मिलेगा q/x स्क्वायर इज इक्वल टू q/2 x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये q से ये q कैंसिल तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपको मिलेगा x इक्वल टू √2 और यहाँ पर आएगा कितना x माइनस में a, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा √2x माइनस में √2a, और इसको आप इस साइड ले जाइए, उसको उस साइड ले जाइए, तो आपको मिलेगा √2a इज इक्वल टू √2x माइनस में x, और x कॉमन ले लीजिए तो √2 माइनस 1 इंटू एक्स बन जाएगा। और आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू हो जाएगा √2a और अपान में √2 माइनस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा, √2a अपान √2a माइनस 1 अपान ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस q माइनस 2q q और माइनस 2q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड L। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड की लेंथ L है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल भी सेम हो जाएंगे 60 60
और 60 हो जाएगा। ठीक है, और चार्जेस यहाँ पर कितने रखे हुए हैं, तो यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर -2Q है। कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है जिसका डायरेक्शन -Q चार्ज से +Q चार्ज की ओर होता है। यहाँ पर आपको दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिखेंगे। ये जो -2Q है इसको आप ऐसे लीजिए, -Q अलग से, -Q अलग से, तो -Q और ये +Q, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P1 हुआ, और -Q और ये +Q एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P2 हुआ, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हुआ। और जिसमें ये P1 और P2 दोनों आपस में वैल्यू बराबर है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है चार्ज इंटू में दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर L। वैसे तो हम लोग थियरी में 2L लेकर चलते थे, बट यहाँ पर इनके बीच का लेंथ L है तो आपको L लेना पड़ेगा। तो P1 और P2 दोनों बराबर है और उनकी वैल्यू Q इंटू L है, बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट निकाल लीजिए वेक्टर का रूल यूज करके, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, cos थीटा मतलब cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा P1 स्क्वायर, P2 भी P1 है और ये P2 भी P1 है, तो P1 स्क्वायर P1 स्क्वायर P1 स्क्वायर, तो रूट के अंदर 3P1 स्क्वायर, P1 को बाहर निकाल लेंगे तो रूट के अंदर 3 बचेगा, और P1 की वैल्यू रख लीजिएगा Q इंटू में L, तो √3 और इंटू में Q इंटू में L, ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का एक्सप्रेशन। ठीक है, रिजल्टेंट आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं कि 3 कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फीरिकल सेल ऑफ रेडियस r, 2r, 3r आर गिवन Q1, Q2, Q3 रिस्पेक्टिवली, इतना चार्ज दिया गया है, और कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फीरिकल सेल मतलब खोखला स्फीयर है, मेटल का बना हुआ है, रेडियस इसका दिया हुआ है और इनके ऊपर चार्ज भी दिया हुआ है। ये आपका रेडियस है r, ये रेडियस है 2r और ये रेडियस है आपका 3r। जो चार्जेज इनके ऊपर हैं वो कौन कौन से हैं, पहले के ऊपर है Q1 चार्ज, दूसरे के ऊपर आपने दिया है Q2 चार्ज, तीसरे के ऊपर आपने दिया हुआ है Q3 चार्ज, ये आपने दिया हुआ है। और आगे कह रहे हैं कि इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर सरफेसेस ऑफ द सेल्स आर इक्वल, मतलब सबकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं तो इक्वल आ रहा है। देन द रेशियो ऑफ द चार्जेस, यानी Q1, Q2, Q3 का रेशियो आपको बताना है। थोड़ा सा स्पीड में इसको बताएंगे। देखिए, आपने पहले वाले को चार्ज दिया हुआ Q1, दूसरे वाले को चार्ज दिया हुआ है Q2, लेकिन ये सब कंडक्टर हैं, तो होगा क्या कि जब आप पहले वाले को चार्ज जो आपने Q1 दिया है उसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से अंदर इसके निगेटिव चार्ज Q2 आ जाएगा, दूसरे वाली प्लेट पर इंडक्शन से निगेटिव चार्ज Q2 आ जाएगा, और बाहर फिर पॉजिटिव Q2 आ जाएगा, सॉरी निगेटिव Q1 आ जाएगा, और फिर उसकी वजह से पॉजिटिव Q1 इधर हो जाएगा, है ना। इंडक्शन मेथड से जो चार्ज आ जाता है इंड्यूस्ड होकर के, तो अगर आपने इसको Q1 दिया हुआ है तो इस पर Q2 तो पहले से था, बट इस Q1 की वजह से -Q1 अंदर और बाहर +Q1, तो Q1 ये और Q2 इसका दोनों मिलाकर ये बन गया Q1 + Q2, और ये Q1 + Q2 बना, तो इसमें इंडक्शन से माइनस में आ जाएगा Q1 + Q2, और बाहर प्लस में आ जाएगा Q1 + Q2, और Q3 पहले से था तो ये हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3। ये इसका मैटर है मेन मिलाकर के। बाकी अब आपको पता है, आपने इसको Q1 दिया था बट इसको Q2 दिया था, लेकिन अब इसके पास कितना हो चुका है Q1 + Q2, इसके पास कितना हो गया Q1 + Q2 + Q3, और सबकी चार्ज डेंसिटी सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, यानी सिग्मा की वैल्यू सबके लिए सेम है, चार्ज अपान एरिया। तो देखिए पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे, Q1 अपान में एरिया मतलब 4 रेडियस स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे, Q2 अपान में 4 रेडियस यानी कि 2r का होल स्क्वायर, और तीसरे वाले के लिए लिखेंगे Q3 = 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो चार्ज डेंसिटी सेम थी तो इस वजह से आपने ये वाली बात लिख ली, और तो कोई ऐसी बात है नहीं यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं। 4 कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। और अभी अगर आप यहाँ से रिलेशन बनाना चाहें Q1 और Q2 के बीच में, तो आपको मिलेगा Q2 = कितना, ये देखिए 4r² Q1, और अपान में कितना हो जाएगा r², ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा कितना 4Q1। Q2 = हो जाएगा 4Q1,
और यहाँ से आप देखिए, और अगर आप जैसे इसका निकालना चाहे रेशियो, या तो ऐसे सिंपली आर स्क्वायर है तो हर जगह आर स्क्वायर से आप डिवाइड कर लें, यानी आप ऐसे कर लीजिए ना, Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, और Q1 को Q1 रहने दीजिए, Q2 को Q1 के टर्म में लिखा आपने, कितना आया 4Q1 आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई 2r स्क्वायर, और ये अच्छा, एक मिनट चार्ज गलत हो गया ना, पहले के पास Q1 था, दूसरे के पास Q1 प्लस Q2 था, और लास्ट वाले के पास कितना था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 था। ये करना पड़ेगा आपको, चार्जेस तो चेंज हो गए थे। तो अब यहाँ से अगर आप रेशियो निकालें, Q1 और Q2 के बीच का रिलेशन निकालें, तो आपको मिलेगा क्या कि Q2 प्लस Q1, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, और 4Q1 इधर बनेगा, 4Q1 इधर से कुल मिला के कितना मिल जाएगा, Q2 इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, 3Q1 बन जाएगा। ये आपका एक केस बन गया। ऐसे आप इन दोनों को ले लीजिए, Q2 को Q1 में बना लिया, Q3 को Q1 में बनाइए जरा, देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 का स्क्वायर 9, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको क्या मिलेगा, Q3 आपको मिलेगा Q3 प्लस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना, 9Q1, और ये Q1 ये वाला उधर जाके माइनस करके इसको 8Q1 बनाएगा, और Q2 का मतलब 3 है, वो 3 भी उधर जाएगा, 5Q1 बनाएगा, तो Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5Q1। बस हो गया। अब इसका आप रेशियो ले लीजिए। कैसे? रेशियो में क्या आएगा कि Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, और Q1 की जगह पर Q1 रहेगा, Q2 की जगह पर रहेगा 3Q1, और Q3 की जगह पर रहेगा आपका 5Q1, Q1 कैंसिल, रेशियो आ जाएगा 1 रेशियो 3 रेशियो 5। ठीक है ना? चार्ज डेंसिटी को हमने यहाँ पर इक्वल किया है, इंडक्शन की वजह से सबका चार्ज इंक्रीज हो गया है, तो 135 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये कि अ क्यूब ऑफ साइड स्मॉल ए साइड वाला कोई क्यूब है, और वो क्यूब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप देखिए एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट सब E0 है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई क्यूब रखा हुआ है, तो आपसे कह रहे हैं कि इस पूरे क्यूब से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। आप लोग बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर अगर किसी क्यूब को रख दिया जाए तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका कितना होगा। आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी सरफेस से अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं तो इसका फ्लक्स निगेटिव होता है, बाहर जा रही हैं तो इसका फ्लक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये क्यूब आपका है, इसमें आप देखिए ये पूरे क्यूब से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। जब इसमें आप ये बोल रहे हैं कि ये क्यूब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो जो यहाँ पर आते टाइम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा नेगेटिव में, उतना ही जाते टाइम भी होगा पॉजिटिव में। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू माइनस में फाई 1 और प्लस में फाई 2, दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, ये 0। और इस कॉन्सेप्ट पर आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है, जिनको हम आज यहाँ कर नहीं रहे, बट थीम उस सवाल के पीछे यही है कि किसी भी सरफेस में इंटर करने वाला फ्लक्स निगेटिव होता है और बाहर निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है। अगर चार्ज आपका इसके अंदर होता तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती, तो सिर्फ क्या हो जाता, फ्लक्स पॉजिटिव हो जाता। अगर आपका जो चार्ज है वो बाहर अगर हो जाए तो ऐसे में क्या होगा कि फील्ड लाइंस जाएंगी भी और निकलेंगी भी, तो आते टाइम यहाँ पर क्या हो जाएंगी, निगेटिव, और जाते टाइम हो जाएंगी पॉजिटिव, दोनों मिलाकर के टोटल हो जाएगा 0। तो कोई चार्ज अगर किसी इनक्लोज्ड सरफेस के बाहर है, उसकी वजह से बनने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 ही होता है, लेकिन अगर वो उसके अंदर है, पॉजिटिव रहे तब भी और निगेटिव रहे तब भी, तब उसका फ्लक्स 0 नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा तो सिर्फ बाहर तब निकलेगा और निगेटिव रहेगा तो सिर्फ अंदर तब आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, 0 आना चाहिए, और 0 वाला ऑप्शन कहीं पर दिया नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है, नहीं सॉरी ये दूसरा है सवाल। एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डाइइलेक्ट्रिक स्फीयर, डाइइलेक्ट्रिक स्फीयर मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात हो रही, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, डाइइलेक्ट्रिक स्फीयर मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये ऐसा है आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर।
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, पूरा चार्ज बिखरा हुआ है। इसका रेडियस दिया हुआ है इन्होंने 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इससे करें कि 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आप जाएंगे बाहर, मतलब 10 ये है तो 10 और बाहर जाएंगे, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया हुआ है 100 वोल्ट पर मीटर। तो कह रहे हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी स्फीयर के सेंटर से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पूछ रहे हैं। और केस है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का केस है। अब आपको थियरी वाले लेक्चर से ये बात जो है रिकॉल करनी पड़ेगी कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में जब r ग्रेटर देन r होता था, मतलब आउटर पॉइंट की बात करते थे, तो फार्मूला था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में स्मॉल r स्क्वायर, जहां पर सेंटर से इस पॉइंट का वो डिस्टेंस था। जब r इक्वल टू r हुआ करता था तो E इक्वल टू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में रेडियस का स्क्वायर, यानी सरफेस वाले पॉइंट पर। और जब अंदर वाले पॉइंट पर आते थे r लेस देन r, तो ऐसे में E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर होता था QX, और अपान में होता था क्या, r⁻3, जहां x मतलब सेंटर से इस पॉइंट का ये डिस्टेंस है। तो यहाँ एक केस आपका बन रहा है ये बाहर वाले पॉइंट का, और एक केस आपका बन रहा है ये अंदर वाले पॉइंट का। तो बाहर वाले केस का रिजल्ट क्या दिया हुआ है, बाहर वाले केस का रिजल्ट मतलब ई आउटसाइड इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q अपान में स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये है 100 वोल्ट पर मीटर, और ये जो r है इसकी वैल्यू है 20, यहां पर हम लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर 20 आप ध्यान रखिएगा ये बात कि अब 20 सेंटीमीटर है और यहाँ ये 100 वोल्ट पर मीटर है, लेकिन हम लोग रेशियो की बात करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो जो मीटर सेंटीमीटर का कन्वर्जन है दोनों बार, ये भी सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में है, वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये भी और ये भी, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इनपुट वाले पॉइंट की बात करें जहां पर हमें निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा QX और अपान में r⁻3, ये जो r है रेडियस वो है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा Q और अपान Q और Q, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे x की जगह पर कितना है 3 है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर r⁻3, r मतलब है ये 20, सॉरी रेडियस है r 10⁻3 हो जाएगा, रेडियस कितना है 10 है, और जिस पॉइंट पर निकालना है वो 3 सेंटीमीटर पर है, 3 लिख लिया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आपस में डिवाइड करके, डिवाइड कर लीजिए इनको दोनों को आपस में। तो जब डिवाइड करेंगे तो इसकी जगह पर ये 100 है, तो 100 अपान ये ई इनपुट जो कि हमें पता करना है इज इक्वल टू, अब देखिए इससे आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 100⁻3 है वो ऊपर चला जाएगा 1000 बन के, और अपान में यहाँ से 3 बचेगा और यहाँ 20 का स्क्वायर बचेगा, 20 का स्क्वायर यानी 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3 12 होगा, इंटू 10 करेंगे 120 होगा, ई इन इक्वल टू हो जाएगा 120 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि जो यूनिट से यूनिट थे वो कैंसिल हो गए सेंटीमीटर वाले, 120 वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो बस आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, गुड नाइट।